हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं एग्जाम ओरिजिनल्स में, जहां हम यूनिट 7 कर रहे हैं अभी, या बोले पेपर 3, जो मेंस का पेपर 3 है उसका कुछ पार्ट कर रहे हैं। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमेशा बोलता हूं जब भी लेक्चर स्टार्ट हो आपका एनर्जी जो है वो बहुत 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 हाई होनी चाहिए। जो काम की चीज है ना उस पर फोकस करना है आपको, जो फालतू की चीजें उस पर फोकस नहीं करना है। और इसी एजेंडा के साथ आज मैं चालू करता हूं आज का लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 17 है, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 17 में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था सैटेलाइट के बारे में। अब आप सैटेलाइट को बेसिक तरीके से जानते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है। इसके अलावा हमने ऑर्बिट्स को भी पढ़ा था, तो अब आप ऑर्बिट्स के बारे में भी जानते हैं। और आज के लेक्चर में मैं क्या कवर अप कराने वाला हूं वो मैं आपको बताऊंगा बस एक सेकंड बाद, यानी ये। तो आज का जो हमारा बेसिक सा फंक्शन है ना, हमारा सबसे पहले हमें रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में पढ़ना है। रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में पढ़ना है, इसके अब देखो रॉकेट लॉन्चर्स में बहुत सारी आएंगी, ASLV, PSLV, GSLV, RLV। RLV कुछ भी नहीं है, फ्यूचर का है। फ्यूचर में जो रॉकेट्स यूज होने वाले हैं या जो अभी बन रहे हैं ना आने वाले समय के लिए, उनको हम RLV बोलते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। मतलब जाए, सैटेलाइट को छोड़े और वापस आ जाए और मैं उसको दोबारा यूज कर लूं, ये होता है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ये फ्यूचर के व्हीकल्स होते हैं। इसके बाद क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें इन रॉकेट लॉन्चर्स में जो इंजन्स लगते हैं, वी का इंजन, लॉक्स मिथेन इंजन, आयन रॉकेट इंजन्स, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। ये यूजुअली कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन हमारा मानना है कि हाँ इस पे सवाल आ सकता है, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है हमें। अब हमने कल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था पूरा, अब आज हम उस सैटेलाइट को जो व्हीकल ले जाता है ना उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहले इन अलग अलग व्हीकल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इनमें फिट होने वाले इंजन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो सैटेलाइट ऊपर जा रही है वो अर्थ पे कैसे कम्युनिकेट करती है, जो सैटेलाइट ऊपर घूम रही है वो अर्थ से कैसे बातें करती है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो हम इसके बाद फ्रीक्वेंसी बैंड्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें KU और KA बैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, बाकी भी बैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम घुसेंगे, लेकिन ये जरूरी है, ये पर्टिकुलर टॉपिक ही बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और ये और वो, ठीक है। इसके बाद हम अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये फुल कोर्स है, इसीलिए हम इसमें अचीवमेंट्स को अच्छे से सर्च करेंगे कि पिछले जब से इसरो बना है तब से जितने भी अचीवमेंट्स रहे हैं उन सबको हम 1 बाय 1 देखेंगे। और इस पे हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर MPPSC पे सवाल आ सकता है, ठीक है। तो जब पिछली बार में सवाल आ सकता है ना, तो इस साल फिर से आ सकता है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई पेपर बनाने के लिए बैठता है ना, तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखता है। और जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कोई चीज मिलती है ना, तो बहुत चांसेस होते हैं अच्छा ये सवाल है, इसका अगला सवाल ये हो सकता है, तो मैं ये दे देता हूं। तो आप ये चीज समझिए, जो चीज आ चुकी ना प्रीवियस ईयर पेपर में, उससे रिलेटेड चीजें एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, और ये मान के चलिए। और इसीलिए मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का एक अलग से कोर्स बनाने वाला हूं, ठीक है। ज्यादा कॉस्ट नहीं होगा, बट इसमें पिछले 10 साल के पेपर्स और उनसे रिलेटेड हर क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन में भी हर ऑप्शन के बारे में हम जानेंगे, ताकि हम एक तरीके से 10 साल के पेपर को अंदर बाहर हर जगह से रिवाइज कर सके, ठीक है। इसके बाद जो आने वाले मिशंस हैं नासा इसरो के, उनको हम देखेंगे। और आने वाले जो मिशंस हैं नासा के, बड़े बड़े मिशंस होते हैं, जैसे एक हमारा आदित्य L1 मिशन है, उसमें क्या करना है हमें, ये जो सन है ना, इससे निकलने वाली जो फ्लेयर है ना, कोरोना बोलते हैं, CORONA, ठीक है। ये फ्लेयर जो होती है ना, हॉट फ्लेयर, इसकी स्टडी के लिए हम एक रॉकेट भेज रहे हैं जिसका नाम है आदित्य L1 लग्रांजे पॉइंट होता है जहां पे इसको भेज रहे हैं, इसीलिए इसका नाम आदित्य L1 है, ठीक है। तो अब ये चीज याद रखना, ये सारी चीजें हम बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो दो टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी नंबर 1 हो गई आपकी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और साथ ही साथ इन लॉन्च व्हीकल में रैमजेट और स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में भी आ रहा है, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद कुछ सैटेलाइट्स गई हुई हैं, उनके बारे में हमें बहुत, मतलब देखो IRNSS नाविक क्या है, बट इंडिया का GPS सिस्टम है। जैसे GPS होता है ना US में,
नासा ने जैसे जीपीएस भेजा है ना जो हमें रास्ता बताता है, मैप, ऐसे ही इंडिया में भी IRNSS नाविक है, और ये एग्जाम में यूपीएससी तक में भी 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्टोसैट, एस्ट्रोसैट, ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, ये सारी चीजें करना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। इसके बाद क्या आएगा देखो, इसके बाद जो बाकी के नेविगेशनल सिस्टम है, अब नाविक तो इंडिया का है, इसके बाद हमें जीपीएस पढ़ना है, ठीक है, बेडू पढ़ना है, ठीक है, ग्लोनास पढ़ना है, ये सब अलग अलग कंट्री के जीपीएस है, तो उनके बारे में पढ़ना है, उनकी एक्यूरेसी क्या होती है वो पढ़ना है। इसके बाद एक नया टॉपिक आएगा रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब कि हम दूर से कैसे सेंस कर सके, जैसे मान लीजिए कि कोई मैप है, जैसे कोई एग्रीकल्चरल फील्ड है, या कोई मतलब मान लो कि कोई किसान है, उसके खेत में मान लो कि फसल कैसे हो रही है, उसके खेत में मान लो फसल उपजाऊ है नहीं है, कैसी है, ऊपर है नीचे, जो भी है, जो भी है, लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि उसको अगर मैं सैटेलाइट से मॉनिटर करता रहूं और कहीं भी गड़बड़ हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे बहुत कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में, मुझे कितनी सारी चीजें पता चल सकती हैं यार उसके बारे में। सो दैट इज वाई रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से देखना, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन कौन सी है, क्या नाम है, कब पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गई, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि अंतरिक्ष में जो कचरा है, मतलब जैसे रॉकेट गया, अब रॉकेट गया, सैटेलाइट को तो उसने प्लेस कर दिया, लेकिन रॉकेट वहीं फूट गया, ठीक है, रॉकेट मान लो किसी पिंड से टकरा गया, अब जो भी हो रहा हो, लेकिन कचरा जो है, अब देखो रॉकेट नीचे नहीं आता है, रॉकेट वहीं घूमता रहता है, वहीं घूमता रहता है, और आने वाले समय में क्या होगा कि हम दूसरा रॉकेट अगर लॉन्च कर रहे हैं, तो जो पुराना कचरा घूम रहा है ना, ये इसको टकरा के रोक सकता है अपना काम करने से। तो हमें सबसे जरूरी चीज क्या करनी है, जो आसमान में कचरा है ना, पहली चीज तो करनी है कि अब कचरा ना फैलाएं। अब हम इसलिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे जा रहे हैं, उसमें क्या होगा, सैटेलाइट रखेंगे, जाएगा लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट को छोड़ेगा, वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले पिछली बार की तरह गोल घूमने लगेगा। अभी तक क्या होता है, ये रॉकेट जाता है और रॉकेट वहीं आसमान में गोल 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 घूमने लगता है, ठीक है, टकराता है, ये होता है वो होता है। बट आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब कचरा बहुत बढ़ जाएगा तो हम जो लॉन्च करेंगे रॉकेट, वो भी किसी कचरे से टकरा सकता है। तो स्पेस डेब्री बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है। और इसके बाद एक टॉपिक हमें कवर अप करना है, कमर्शियल विंग्स। अब क्या हुआ है, हमने शुरू करा था थुम्बा में एक छोटे से रॉकेट से, लेकिन अब हम बेचना चालू कर रहे हैं, बेचना चालू कर रहे हैं। तो 2 विंग्स बनाए गए हैं, एंट्रिक्स और न्यू इंडिया स्पेस एजेंसी, ठीक है। अब क्या होता है, एंट्रिक्स का क्या, ये दोनों कमर्शियल विंग है, मतलब इसरो जो काम कर रहा है ना उसको बेच रहे हैं। तो पहले क्या होता था, हम सिर्फ और सिर्फ सामान बेचते थे, ठीक है, हम देखो हम बेसिकली सामान बेचते थे। अब हम क्या करने के, अब 2 काम क्या होते हैं, जैसे मान लो कि कोई छोटा सा नेशन है, अब मान लो कि कोई छोटा सा बोट्सवाना कोई नेशन है, अब इस नेशन में बेसिकली क्या होगा, अरे तुमको मतलब इसको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, लेकिन इनके पास इसरो विसरो तो है नहीं, तो ये क्या करेंगे, मेरे पास आएंगे, हमारे इंडिया के पास आएंगे। अपने इंडिया में क्या होगा, अच्छा आपको भेजनी है, आप दो आप दो आप दो आप दो, खूब सारी सैटेलाइट रखी, एक लॉन्च व्हीकल में रखा और उड़ा दिया, ठीक है। तो ये बिजनेस लेना हुआ। तो एक विंग होता है जो बिजनेस लाता है, और दूसरा विंग होता है कि जैसे मान लो कि अब इसने बोट्सवाना ने बोला कि भाई हमें तो खुद का रॉकेट बनाना है, तो हमने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप खुद का रॉकेट बनाओ। तो हम पार्ट्स देना चालू कर देंगे उन्हें, छोटे छोटे रॉ मटेरियल देना चालू कर देंगे। तो पहले हम सिर्फ वो लेते थे, पहले हम दूसरों की सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करते थे, अब हमने दूसरों को उनकी खुद की लॉन्चर बनाने में हेल्प करना चालू कर दिया। तो ये 2 अलग विंग है, एक है जो बिजनेस लेके आता है, एक है जो पार्ट्स बेचता है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में इससे ज्यादा आपको लगता है क्या इस कॉन्सेप्ट में, इस पूरी चीजों में समझने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो एक चीज याद रखिएगा, ये सेकंड लेक्चर है सैटेलाइट का। अगले लेक्चर में हम इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद 2 लेक्चर्स होंगे, जो भी छोटी छोटी चीजें हम छोड़ रहे हैं ना, भी हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा आपको मजा कहीं नहीं आने वाला, और ये हम बहुत एक्सटेंसिवली समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जा सकता, ठीक है। ये एकदम जो इसरो है, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उनकी वेबसाइट से निकाला है। अभी तक हमने 114 स्पेसक्राफ्ट मिशन किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें हमने नैनो सैटेलाइट्स भेजी, माइक्रो सैटेलाइट्स भेजी। अब नैनो देखो क्या होता है, अगर मैं लिस्ट दूं तो कुछ नैनो सैटेलाइट्स के नाम होंगे, कुछ माइक्रो सैटेलाइट्स के नाम होंगे, कुछ स्टूडेंट सैटेलाइट नाम होता है, एक स्टूडेंट सैटेलाइट्स होगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, ये सब आपको फुल कोर्स में ही देखने मिलेगा, यहां मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या मैं फुल कोर्स में करूंगा। तो जो छोटी छोटी
छोटे छोटे आपके सैटेलाइट्स हैं, इन सब के नाम हम फुल कोर्स में देखेंगे। 13 स्टूडेंट सैटेलाइट जा चुके हैं, इनके नाम आपको याद रहने चाहिए। 2 री एंट्री मिशन हम कर चुके हैं और 342 फॉरेन सैटेलाइट्स, मैंने बताया था ना कि छोटे छोटे नेशन है, उनको अपनी सैटेलाइट भेजनी है तो कैसे भेजेंगे, हमारे थ्रू। समझ में आया? तो 342 फॉरेन सैटेलाइट्स भी हमने भेजी है। कुछ इंपॉर्टेंट मिशन है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, जो आने वाले मिशन है, आने वाले फ्यूचर के मिशन है। LVM, ठीक है, एक्स केयर मिशन और प्रोजेक्ट नेत्रा, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, डोंट वरी। अब ये होता है कि जल्दी जल्दी समझो क्या होता है। जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, सिंपल सी बात है, एक चीज समझ लो, ये आपका रॉकेट है। देखो मैं बता रहा हूं, कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा। इतना सब जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आप अगर इधर उधर भटकोगे ना तो मिल जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, हो सकता है 1 घंटे के काम के लिए आपको 4-5 घंटे मिले, बट मिल जाएगा। लेकिन जो समझा रहा हूं ना, ये कहीं नहीं मिलेगा, याद रखना। रॉकेट है, सबसे पहले याद रखना, जो न्यूटन का तीसरा सिद्धांत होता है ना, थर्ड प्रिंसिपल जो होता है न्यूटन का, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब मैं मुक्का मारूंगा तो मेरे पे भी फोर्स लगेगा, इस पे हमारा रॉकेट बेस्ड होता है। थर्ड लॉ पे हमारा रॉकेट बेस्ड होता है। अब कैसे? देखो, जब फ्यूल जलता है तो वो जमीन की तरफ धक्का देता है। अब आप एक दीवार को धक्का दो, आप एक दीवार को धक्का दो, क्या होगा? आप दीवार को आप ऐसे करके धक्का दो तो आप खुद पीछे हो जाओगे। समझ आया? आप धक्का लगाने की कोशिश करोगे अगर दीवार को ऐसे करके, तो आप खुद पीछे हो जाओगे। समझ में आया? यूनिट 7 पूरी कंप्लीट करवाएंगे, लेकिन क्रैश कोर्स के उससे करवाएंगे। जो एग्जाम ओरिजिनल का ऐप है उसमें बहुत डिटेल में कवर अप कराई जाएगी, ठीक है, बाकी आपका मन। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझो कि हो क्या रहा है। अगर मैं धक्का दूंगा तो मैं पीछे जाऊंगा। अब धक्का देने पे मैं पीछे जाऊंगा, तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं रॉकेट से फोर्स नीचे लगाऊंगा, अब जमीन तो हिलेगी नहीं यार, आपको भी पता है, अगर रॉकेट फोर्स नीचे लगाएगा तो जमीन हिलेगी नहीं, तो रॉकेट ऊपर उठेगा। यही प्रिंसिपल है। तो हमें क्या चाहिए रहता है, जो फ्यूल होता है ना वो नीचे की तरफ फोर्स लगाता है और रॉकेट जो है ऊपर की तरफ जाने लगता है। समझ में आया? तो प्लेन के उड़ने का सिद्धांत क्या है? यही तो है कि अगर मैं बेसिकली अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है तो मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, तो रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ धक्का लगाता है तो ज़्ज़ करके ऊपर उठता है। समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई? तो ये बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। इसको अब यहां पे समझो कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। The rockets launch vehicles have powerful propulsion system that generate huge amount of energy required to lift the vehicle. अब व्हीकल के अंदर क्या होता है, सैटेलाइट पैटेलाइट होती है, तो ये सब बहुत हैवी है ना, तो आपको ये चीज समझ में आनी पड़ेगी कि ये ऊपर उठाने के लिए जो काम है ना वो थर्ड लॉ के बेसिस पे होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। सैटेलाइट कहां जाती है, तो कम से कम 500 किलोमीटर ऊपर जाती है और छोड़ देते हैं हम। छोड़ देंगे तो क्या ग्रेविटी है, वहां है ग्रेविटी है, लेकिन इतनी नहीं है कि ये नीचे आ पाए, इतनी नहीं है कि ये नीचे आ पाए। तो हम ऊपर जाएंगे और एक इसको वेलोसिटी देंगे, ग्रेविटी की वजह से इसको खींचने की, अर्थ इसको ग्रेविटी की वजह से खींचने की कोशिश करेगा। ये सामने जा रहा है तो सामने इधर फोर्स है, तो आपको नहीं लगता ये गोल गोल घूमने लगेगा? तो इसीलिए एक सैटेलाइट ऊपर जाती है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, लेकिन उसके अंदर जो फ्यूल है ना, फ्यूल है वो उसको थोड़ी सी वर्टिकल एनर्जी देता है और जिसकी वजह से वो आगे जाने की कोशिश करती है। अर्थ इधर खींच रहा है, आगे जाने की कोशिश कर रही है, तो बीच का पाथ लेती है, तो बीच के पाथ में ऐसे गोल घूमने लगती है क्या, सैटेलाइट। जो उपग्रह है उसका प्रिंसिपल क्या है, ऊपर जाएगा और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा। यूज क्या है हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चीजें तो समझ लो कि क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ, ठीक है। ये चीज समझ में आई? अब देखो क्या होता है, 500 किलोमीटर कम से कम ऊपर जाना चाहिए। 500 किलोमीटर के नीचे ये जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, ये इतना ज्यादा होता है कि नीचे आ जाएगी वापस सैटेलाइट, तो इसलिए कम से कम 500 तक तो हम अज्यूम करते हैं, उपग्रह को जो है कम से कम 500 तक तो जाना ही चाहिए। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अरे यार दिख नहीं रहा, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या होता है रॉकेट के बिहाइंड का, वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्या करता है, नीचे की तरफ फोर्स लगता है, रॉकेट ऊपर जाता है। ये सब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप पढ़ लो। अब जो मेन चीज आती है ना वो लॉन्च व्हीकल आती है। जो मेन चीज आती है ना वो थोड़ी सी लॉन्च व्हीकल के रूप में आती है। एक सेकेंड में देख लूं, ठीक है। लॉन्च व्हीकल, अब लॉन्च व्हीकल 4-5 टाइप के हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये दोनों हम लेते हैं, ये यूजुअली अब यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके बारे में पढ़ना है। संवर्धित
उपग्रह प्रक्षेपण यान। समझ में आया? तो ये चीज, ये दो के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद हम जीएसएलवी पीएसएलवी के, देखो मैं बता रहा हूं हिंदी मीडियम के बच्चे भी ना इसको ये चीज नहीं बोलेंगे, वो भी इसको एएसएलवी बोलेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं एएसएलवी बुलाऊंगा इसको। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं कि कौन सा सबसे पहला, कौन सा व्हीकल था, कौन सा सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था इंडिया का? तो नाम याद रखना, SLV-3। SLV-3 सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था। ये उड़ा था और फ्लॉप शो था, मतलब ये गिर गया था। इसके बाद इसने दोबारा उड़ान भरी 18 जुलाई 1980 को, और पहली सैटेलाइट जो ये लॉन्च व्हीकल ऊपर लेके गया था उसका क्या नाम था? रोहिणी सैटेलाइट। उसका क्या नाम था? ठीक है, उसका क्या नाम था? रोहिणी सैटेलाइट। ये याद रखना है। SLV-3 पहला लॉन्च व्हीकल रोहिणी सैटेलाइट से गया था। जो इंग्लिश मीडियम के हो, हिंदी मीडियम के हो, वो पढ़ते चलो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पढ़ लेना जब पढ़ने का टाइम मिले। जो काम की चीज है वो मैं बता रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ, एक स्टेप आगे बढ़े। आगे हमने क्या यूज किया? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ऊपर जाता था, मतलब उसको एक पाथ देना पड़ता था। ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में क्या था, डिफरेंस क्या था कि इसके अंदर एक ऐसी चीज थी या ऐसा डेवलपमेंट था कि ये खुद डिसाइड कर सकता था। मतलब अगर इसके सामने एक प्लेन आ जाएगा ना तो ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। समझ में आया? थोड़ा सा डेवलपमेंट था। 1980 की बात है, थोड़ा सा डेवलपमेंट था। और इसका यूज कब होता था? इसका यूज छोटी छोटी सैटेलाइट्स को भेजने के लिए होता था। तो ये थोड़ा सा छोटा था। तो ये याद रखना, 24 मार्च 1987 को, 24 मार्च 1987 को पहली उड़ान भरी थी ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ने, ठीक है? और ये कौन सी सैटेलाइट को लेके गया था? याद रखना, सॉरी 1887 को लॉन्च भरी थी, लेकिन जो सबसे पहली सैटेलाइट गई थी ना वो ASLV-D3 करके लॉन्च व्हीकल था। ये 20 मई 1992 को इसने सफलतापूर्वक सरोस सी नाम की, SROSS, सरोस सी नाम की जो सैटेलाइट थी, उपग्रह था, उसको भूस्थिर कक्षा या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस किया था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, उसके अंदर कोई सैटेलाइट होगी। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है? ASLV-D3। कौन सी सैटेलाइट थी? सरोस सी। ये कहां गया? ऊपर गया। अब बहुत सारी ऑर्बिट होती है, हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्बिट पढ़ा था। तो जो ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था ना वो ऊपर ले जाने के लिए था, थोड़ा ज्यादा हाइट पे था। सबसे ज्यादा हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है 35,786 पे, 35,786 पे। ठीक है, चलिए, तो आपको यह चीज समझ में आई। ये क्या था बेसिकली? ASLV-D3 जो था ये 20 मई 1992 को इसने जियो स्टेशनरी सबसे ऊपर होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जियो स्टेशनरी तक नहीं ले जा पाता था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहां तक लेके जाता था? लोअर ऑर्बिट्स तक। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो एक डेवलपमेंट था, हम और हाइट पे गए ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ, ठीक है? इसके बाद 1994 को सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल जो इसरो का था वो आया, और इसका नाम क्या था? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, ठीक है? इसको क्या बोला जाता है? वर्क हॉर्स बोला जाता है। वर्क हॉर्स मतलब जो सबसे ज्यादा काम करता है ना, सबसे ज्यादा मिशन हमने PSLV से किए, तो वर्क हॉर्स बोला जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए सेम है, वर्क हॉर्स बोला जाता है। किसको? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा काम करता है, घोड़ा काम करता है, तो इसीलिए PSLV सबसे सक्सेसफुल था। सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हमने PSLV से भेजी है, इसीलिए इसको वर्क हॉर्स बोला जाता है, ठीक है? और अब देखो क्या था, ये दोनों लॉन्च व्हीकल जो थे ना ये ट्रायल्स थे, एक बार गए, दो बार गए, ठीक है? लेकिन ये ऑपरेशन में नहीं थे, ये ऑपरेशन में नहीं थे। समझ में? ऐसा नहीं कि हम रेगुलरली इससे भेज रहे। सबसे पहला ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल पता है कौन सा था? PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक ऐसा व्हीकल था, आज भेजा, अगली बार भी इससे भेजना, अगली बार भी, तो ये ऑपरेशन में आ गया, करिकुलम में आ गया। समझ में आया? मतलब आपको समझ में आ रहा है? एक के बाद हमें प्लान करने लगे, इससे ये भेजेंगे, इससे ये भेजेंगे, इससे ये भेजेंगे, इससे ये भेजेंगे। एसएलवी और ऑग्यूमेंटेड एसएलवी ये दोनों टेस्टिंग फेज में थे, ठीक है। जो एक्चुअली काम में आया वो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। अब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो था वो लोअर ऑर्बिट्स तक जाता था, वो लोअर ऑर्बिट्स तक जाता था। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये लोअर ऑर्बिट तक जाएगा, ठीक है, बहुत ऊंचाई नहीं, ये निचली सतह, निचली जो कक्षा होती है ना उनमें जाएगा, ठीक है। जियो स्टेशनरी या भूस्तरीय में नहीं जाता है ये, क्योंकि इसमें पावर नहीं थी। इसका जो अगला मॉडल आया GSLV वो वीपर जाने के लिए बनाया गया था, हम देखेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आया? अब देखो लोअर, अब एक चीज समझो, मैं आपको बता रहा हूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक फंडा बताया था। अगर ये हमारा प्यारा अर्थ है, सपोज मैं जितना दूर जाऊंगा उतना बेटर कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, है ना? ये चीज मैंने बताई थी, जितना मैं दूर जाऊंगा उतने ज्यादा एरिया को मैं कवर कर पाऊंगा। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है ना, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होती है ना, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब ऊपर रखी जाती हैं। और जो अब दूसरी क्या है कि मान लो मुझे इस जगह की फोटो खींचनी है, तो फोटो तो पास से खींचनी चाहिए ना, तो इसीलिए जो लोअर ऑर्बिट होती है ना उसमें मेरी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती हैं। तो जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है ना, सुदूर बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? सुदूर बोलते हैं, सुदूर, सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो होती है ना ये लोअर ऑर्बिट्स में होती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या है, क्या करना है, मुझे पास से फोटो खींचनी है। आपको पता है ना ये चीज कि मुझे पास से फोटो खींचनी है। तो लोअर ऑर्बिट में होती है रिमोट सेंसिंग, हायर ऑर्बिट में होती है कम्युनिकेशन। अगर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो आपको नहीं लगता क्या ये रिमोट सेंसिंग के लिए लेके जाएगा? रिमोट सेंसिंग की जो सैटेलाइट्स होती है ना, रिमोट सेंसिंग की जो सैटेलाइट्स होती हैं उनको लेके जाता है PSLV। रिमोट सेंसिंग की सैटेलाइट्स को लेके जाता है क्या? PSLV। समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि इसका जो लॉन्च होता है वो कैसा होता है। देखो, मान लो ये आपका रॉकेट है, ये 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है, ठीक है, 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। ये पहली और ये तीसरी, ये पहली स्टेज होती है, ये दूसरी स्टेज होती है, ये तीसरी स्टेज होती है और ये चौथी स्टेज होती है, ठीक है। अब पहली और तीसरी स्टेज में, ठीक है, सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल, ठीक है, ठोस ईंधन होता है। और जो सेकेंड और फोर्थ होती है उसमें क्या होता है? लिक्विड फ्यूल होता है, उसमें क्या होता है? लिक्विड फ्यूल होता है। समझ में आया? पहली और तीसरी में सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरी और चौथी में लिक्विड फ्यूल होता है। यही आपको याद रखना है। अब क्या फ्यूल होता है ये सब हम फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ये आपको जरूरत नहीं है, क्रैश कोर्स में बस आपको ये पता होना चाहिए। पहली और चौथी, जो पहली और तीसरा चरण और दूसरा और चौथा चरण, दूसरे और चौथे चरण में तरल ईंधन होता है, पहले और तीसरे चरण में ठोस ईंधन होता है। अब जो अब कैपेसिटी की बात है तो क्या ये ऊपर ले जा सकती है? बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ले जा सकती। अब समझो, ये 3200 किलो को लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकती है। थोड़ा अगर मैं और ऊपर जाने की बात करूं तो 1600 किलो को ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में लेके जाती है। और ऊपर अगर मैं लेके जाऊंगा तो थोड़ा और कम वजन लेके जा पाऊंगा, तो 1400 किलो को, ये याद रखना है, ये साइड पे दिया हुआ है, 1400 किलो को ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, यानी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर जाना है तो वो वाली जो ऑर्बिट है ना उस ऑर्बिट पे लेके जाना है, तो मैं सिर्फ 1400 किलो ले जा सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं ले जा सकता हूं। तो आपको नहीं लगता कि अगर मुझे जियो स्टेशनरी, ये सब तो बहुत छोटे छोटे लेवल पे बात हो रही है, जियो स्टेशनरी मतलब 36,000 किलोमीटर, क्या मैं इससे, अब अगर आपको मैं बोलूं कि 5 किलो ले जा सकते हो आप बस 36,000 किलोमीटर से, आप बोलोगे क्या यार बेवकूफ हो क्या, सैटेलाइट कभी 5 किलो की होती है क्या? सैटेलाइट 5 किलो की नहीं होती है। तो क्या इसका साफ कहना क्या है कि आप सैटेलाइट्स को
जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जो भूस्तरीय कक्षा होती है ना सबसे ऊपर, वहां तक नहीं ले जा सकते हो पीएसएलवी के जरिए, लेकिन मुझे तो लेके जाना है भाई, तो मुझे एक नया लॉन्च व्हीकल बनाना पड़ा। अब देखो इस फ्यूल और इस इंजन से तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब आप बोलोगे कि यार सर फ्यूल और भर दो, फ्यूल और भर दो और ले जाओ, लेकिन फ्यूल और भरोगे तो आपको उस फ्यूल को उठाने के लिए रॉकेट का भारी हो गया वजन, तो आपको नहीं लगता और ज्यादा फ्यूल लगेगा, और ज्यादा दिक्कत होगी, तो आप इसको और फ्यूल भर के इसका सोल्यूशन नहीं है, आप इसमें और वजन दे के नहीं कर सकते, आपको टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी। ऐसा कोई फ्यूल चाहिए जो वेट में कम हो और ऊपर ज्यादा जाए, एनर्जी ज्यादा दे। समझ में आया? एक सेकंड रुक जाओ भाई, चलो ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एक नया व्हीकल चाहिए था, ठीक है, तो अब हमें व्हीकल चाहिए था, तो अब दो कैटेगरी बन गई। ऐसा नहीं कि पीएसएलवी का यूज नहीं है, लोअर ऑर्बिट में ले जाने के लिए पीएसएलवी यूज होता है, हायर ऑर्बिट में ले जाने के लिए जीएसएलवी, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ में आया? जी का यूज क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक, जीएसओ तक, हैवी व्हीकल, हैवी समझ रहे हो, बड़ी चीज है, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ी, वो टेक्नोलॉजी क्या बदली वो मैं देखता हूं, लेकिन एक फैक्ट है वो आप याद कर लो। एक 15 फरवरी 2017 को हमने एक इतिहास रचा था, जब हमने 104 उपग्रहों को, 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया था, और एक रॉकेट लॉन्चर में, एक लॉन्च व्हीकल में इतनी सारी सैटेलाइट्स पहली बार गई थी, ठीक है। अब 104 पूरी इंडिया की नहीं थी, कुछ इस देश की, कुछ उस देश की, कुछ उस देश की, बट 104 सैटेलाइट्स को मैंने इस लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजा था, और इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था, PSLV C-37। ये याद रखना स्टार मार्क करके, PSLV C-37। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ यार, समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ इसमें क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड बारी आती है। अब भाई मैं पीएसएलवी से बहुत ऊपर नहीं ले जा सकता हूं, मुझे चाहिए काम, मुझे चाहिए हैवी चीज कि मैं कुछ और टेक्नोलॉजी की मदद से इस सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक लेके जाऊं। ठीक है, ठीक है बाबा, क्या लगेगा, एक नई टेक्नोलॉजी लगेगी। अब नई टेक्नोलॉजी में क्या आया, क्रायोजेनिक इंजन। ये याद रखना सबसे सक्सेसफुल चीज है। इसमें 4 स्टेज नहीं होती। पहली स्टेज में सॉलिड फ्यूल होता है, दूसरी स्टेज में लिक्विड फ्यूल होता है, पहले चरण में ठोस ईंधन होता है, दूसरे चरण में तरल ईंधन होता है। बट जो तीसरी स्टेज है ना, इसमें मैंने एक अलग चीज यूज की है। अब समझो कि अलग चीज क्या यूज की है, ध्यान से समझना। और इसका अगला वर्जन भी बता रहा हूं जो शायद आप लोगों के समय में देखने आपको मिल जाए, मतलब अपने समय में देखने मिल जाए। देखो क्या होता है, ईंधन को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। मैं बता रहा हूं इतने डेप्थ में कोई नहीं समझाएगा, मतलब मैंने देखे हैं यार लेक्चर्स, ये लिख दिया, ये लिख दिया, क्रायोजेनिक का मतलब ही नहीं पता। मतलब आई हैव नोन पीपल, मैंने अपने एक दोस्त से डिस्कस भी किया है कि क्रायोजेनिक होता क्या है, मतलब वो काम करता है इस फील्ड में। तो अब चीज समझो, ये जो डेप्थ में चीजें समझना है ना, देखो क्यों डेप्थ में समझना जरूरी है, सर मुझे नहीं समझना, मत समझो, लेकिन ये याद रखने में हेल्प करेगी। तो आप ध्यान से समझो, अगर एक ऑक्सीजन, अगर मुझे जलना है, अगर देखो, अगर आपको बेसिकली कंबंशन चाहिए, कंबंशन मतलब अगर आपको बेसिकली तरल है या ठोस ईंधन है उसको जलाना है, तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन जो है ना, ये हम लेके चलते हैं, इस रॉकेट में लेके चलते हैं, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, स्क्रैमजेट, रैमजेट मैं पढ़ाऊंगा, उसमें क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेना चालू कर देते हैं। अगर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेंगे, आपको नहीं लगता कि जो ऑक्सीजन हम लेके जा रहे थे उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं लेके जानी पड़ेगी, उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं लेके जानी है, उतना वजन कम हुआ। तो आपको नहीं लगता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है? बिल्कुल डेवलपमेंट है, लेकिन बाहर की एयर इंप्योर रहती है, समझ रहे हो। तो वो बहुत कठिन चीज है कि बाहर की एयर को लेना, फिल्टर करना और उतनी देर में उसको सप्लाई भी करना। और अगर मान लो कि प्रॉपर एयर नहीं आई या ज्यादा कचरा आ गया एयर में, तो जल नहीं पाएगा, और जल नहीं पाएगा तो रॉकेट फेल हो सकता है। तो इसीलिए इतना टाइम लग गया इस चीज को। सेकेंड क्या था, क्रायोजेनिक स्टेज में क्या होता था, हमने क्या किया कि हमने बेसिकली लिक्विड नहीं यूज किया, लिक्विड फ्यूल नहीं यूज किया, हमने लिक्विड हाइड्रोजन यूज किया और ऑक्सीजन को एज ऑक्सीडाइजर यूज किया। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन फ्यूल को जलाता है। तो हमने क्या किया, मैंने बताया ना, फ्यूल बदलना पड़ा, फ्यूल बदलना पड़ा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो जीएसएलवी जब हमने बनाया तो थर्ड स्टेज में हमने हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया, ठीक है। ये याद रखना, जो तरल हाइड्रोजन का हम यूज करते हैं ना, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं,
ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। लिक्विड हाइड्रोजन का जो हम यूज करते हैं ना, ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट था। समझ में आया? तो इसी वजह से एक नई टेक्नोलॉजी आई और हम अब अपने लॉन्च व्हीकल से किसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, मतलब आप समझ रहे हो, जियो स्टेशनरी लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आया? ये ऊंचाई को कवर अप करने के लिए था। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हम जीएसएलवी का यूज करके ऊपर ही लेके जाते हैं, नहीं, ऊपर भी हम लेके जाते हैं, बट इसका भी यूज थोड़ा पोलर से, मतलब जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी, उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, ठीक है भाई, अब ये तो हमने अचीव कर लिया, अब हम ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, फ्यूल भी मैंने बचा लिया। अब अगला क्या करें? तो दो टेक्नोलॉजी के बारे में हमें समझना है। पहली टेक्नोलॉजी जो हमें अगली पीढ़ी में या नेक्स्ट जनरेशन के जो लॉन्चर्स बनाने हैं, बहुत खर्चा होता है यार लॉन्चर्स। आप समझो कि ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च किया मैंने, ये ऊपर जाएगा, सैटेलाइट को तो डिप्लॉय कर देगा, फिर ये भी गोल गोल घूमता रहेगा। आप समझ रहे हो? ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये गोल गोल घूमता रहेगा, ये नीचे नहीं आता। मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अगर मैंने लॉन्च किया है तो दोबारा मैं उसे यूज नहीं कर सकता हूं। कितनी बड़ी चीज नहीं है, कितनी वाहियात चीज नहीं है। समझ में आया? तो इसी वजह से अगली जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, इसरो की वेबसाइट पे दिया हुआ है, दो ही टेक्नोलॉजी है जिन पे अभी काम, मतलब दो टेक्नोलॉजी पे सबसे ज्यादा काम कर रहा है। पहला है रीयूजेबल व्हीकल, मतलब जाए सैटेलाइट को छोड़े और वापस आए चक्कर मार के। दूसरा है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को अंदर लेके वजन कम करना। समझ में आया? क्यों कम करना है? क्योंकि जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा ईंधन। तो मुझे अब खर्चे कम करने हैं। मैं सामान तो भेजने लगा हूं, सैटेलाइट तो मैं लॉन्च कर सकता हूं, बट अब मुझे पैसा कम करना है। ठीक है, अब मुझे एफिशिएंसी की तरफ जाना है। तो पहली चीज एफिशिएंसी कैसे आएगी? अगर मेरा लॉन्च व्हीकल दोबारा यूज होने लगा तो कितना खर्चा कम हो जाएगा, आप खुद सोचो। दूसरा, अगर मैंने ऑक्सीजन लेना चालू कर दिया, पहली चीज तो ये होगी कि मुझे फ्यूल कम लगेगा, और दूसरी चीज ये होगी कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया तो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मार्क कर पाएंगे। समझ में आया? चलो, तो नेक्स्ट जनरेशन में दो चीजें आती हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये क्यों है आप पढ़ सकते हो, कुछ भी इसमें बड़ी चीज नहीं है, मैंने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आपको बता दिया, इसको आरएलवी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और दूसरी चीज है स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है ये सब मैं बता रहा हूं, इसको डिस्कस करने के लिए कम से कम 15 मिनट चाहिए। वो एग्जाम ओरिजिनल की ऐप पे जब आप फुल कोर्स लोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से मैं डिस्कस करूंगा। 50 घंटे बहुत होते हैं यार, आराम से डिस्कस करता हूं वहां मैं ये चीजें। ठीक है, आप सोचो कितनी एक्साइटिंग चीजें होंगी। जब मैं यहां पे इतना लॉजिक दे रहा हूं, वहां पे क्या ही होगा। तो स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है, जो हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन लेके जाने की जरूरत पड़ती थी ना, वो हमने अलग कर दी। और इसका पहला सक्सेसफुल परीक्षण जो है वो 28 अगस्त 2016 को पहली बार स्क्रैमजेट इंजन, अभी यूज नहीं होता स्क्रैमजेट इंजन, टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन हाँ पहली बार हमने टेस्टिंग जो करी थी वो 28 अगस्त 2016 को हम स्क्रैमजेट इंजन की सक्सेसफुल टेस्टिंग हम कर चुके हैं। ये डेट याद रखना, इंडिया के लिए बहुत बड़ी चीज है। तो सबसे पहले हमने साउंडिंग रॉकेट्स के साथ चालू करी, फिर फेज आया सिंगल क्या बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का 1960 और 1970 में। कुछ नहीं था, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, नीचे तक लेके जाता था। ठीक है, लेकिन अब बात क्या था, थोड़ा सा यार मुझे थोड़ा तो ऊपर जाना है यार, और थोड़ा हैवी भी लेके जाना है। तो फिर मैं ASLV पे आया, जिसमें 150 किलो का वजन आप लोअर अर्थ ऑर्बिट तक ले जा सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा और ऊपर जाने की बात आई कि यार ये सब तो ठीक है, थोड़ा और ऊपर जाना है। तो थोड़ा और ऊपर जाने के लिए दो चीजें आई, PSLV GSLV। ठीक है, और ये जो थे, ये देखो, ये जो था ना सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सिर्फ सीखने के लिए था, इसलिए इसको बोलते हैं लर्निंग फेज था। फिर हमने चीजें बना के टेस्ट करना चालू किया। तो ASLV जो था ना वो एक्सपेरिमेंटल फेज में था। जो असली में हमने काम किया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, PSLV और GSLV रॉकेट लॉन्चर से ही किया है। और आप ये समझो PSLV में 1600 kg तक ले जाता हूं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा और, GSLV को मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं, थोड़ा हैवी लोड को और ऊपर ले जाता हूं। और अब हमारा बिग फैट बॉय, बड़ी चीज आ रही है GSLV में, एक नई टेक्नोलॉजी। ये GSLV नाम सेम लग रहा है आपको, लेकिन ये GSLV वो GSLV नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, ये कंफ्यूजिंग बना दिया इनने। GSLV Mark 3 ऑल टुगेदर नई चीज है। GSLV का जैसे PSLV, SLV, ASLV, PSLV, GSLV ये सब अलग है ना, तो ऐसे ही GSLV Mark 3 भी एक नई चीज है। नाम सेम है, लेकिन ये सब मत समझो, अब हम बड़ा कर रहे हैं, अब हम चीजें
और ज्यादा हमें हैवी लोड ले जाना है। तो पहले हम सिर्फ 2000 किलो ले जा पाते थे जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, अब हम 4000 किलो लेके जाएंगे, कल हम 16000 किलो लेके जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब देखो बन तो गया ही है, मैं ऊपर तो भेज ही देता हूं, रॉकेट वॉकेट है बाबा अपने पास। तो अब अपने को क्या क्या चीजें चाहिए, अपने को चाहिए मैं ज्यादा लोड ले जा पाऊं, कम पैसों पे ले जाऊं, कम टाइम पे ले जा पाऊं, और उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर पाऊंगा, ऐसा नहीं कि जाऊं और फालतू चीज। तो ये कुछ चीजें हैं, अब हमने बना तो लिया, अब हमें इन चीजों पे काम करना चालू करना है। समझ में आया? चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यही चीज यहां पे लिखी हुई है कि एक बार अगर मैं एक रॉकेट भेजूं तो 1 किलो पेलोड को भेजने का जो कॉस्ट है वो $5000 है। मतलब है 1 किलो की चीज, अब ऐसे तो 400 500 किलो हजारों किलो में होती है, बट 5000 किलो $5000 मतलब आप लगाओ कम से कम मतलब 39,000 रुपए 1 किलो भेजने का लगता है। अब आप खुद समझ लो कितना महंगा पड़ता होगा। अगर मैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यूज करता हूं ना, तो यही चीज $500 में हो जाएगी, $500 में हो जाएगी। आप समझ रहे हो, 90% रिडक्शन, 90% कॉस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी मेरी। इसलिए रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल आने वाली नई टेक्नोलॉजी है। अरे पीडीएफ मिल जाएगी, अभी तो यहां पे मजे करो यार, इतना बढ़िया लेक्चर चल रहा है। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट, अब हमने लॉन्च व्हीकल पढ़ लिया, अब सैटेलाइट में घुसते हैं या उपग्रह में घुसते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बाद आता है उपग्रह। अब देखो क्या होता है, ये चीज मेनली समझ लो क्या होती है, इसको बिल्कुल भी डेप्थ में लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा मैं नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। हर सैटेलाइट जो ऊपर जाती है वो एक फ्रीक्वेंसी पे कमी। अब मुझे अगर सैटेलाइट से बात करनी है, तुम खुद सोचो, मैं बोल रहा हूं हेलो हेलो सैटेलाइट हेलो। अब देखो हेलो सैटेलाइट बोलने पे ऊपर इतनी सारी सैटेलाइट है, मैं चाहता हूं इतनी सारी सैटेलाइट्स में से सिर्फ यही एक सैटेलाइट है जिसके फोन पे ये आवाज सुनाई दे, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको नहीं लगता कि मुझे और उसको एक फ्रीक्वेंसी पे बात करना चाहिए? हाँ, समझ में आया? अब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि ये अर्थ है और ये आपकी सैटेलाइट है। ये अर्थ है और ये आपकी सैटेलाइट है। आपने सिग्नल भेजा और ये सिग्नल वापस आया, है ना? बिल्कुल आया। अब मान लो कि ये आर्मी की सैटेलाइट है और यहां पर एक इसी के बाजू में एक टीवी की सैटेलाइट है। आपको नहीं लगता कि हो सकता है मैं इसको भेज रहा हूं, अब ये जो कम्युनिकेशन होगा, ये आर्मी से जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो तो यार मैं चुपचाप करूंगा ना, आर्मी के कम्युनिकेशन थोड़ी सबको दिखाऊंगा। हो सकता है किसी एक ने, मैंने यहां भेजा और ये आके टीवी वाले में चला गया, तो मेरे टीवी पे वो चीज चलने लगी जो मैंने फोन पे बात करी है, ठीक है, या मेरे रेडियो पे सुनाई देने लगी जो मैं बात, मतलब मान लो कि मैं आर्मी कमांडर हूं, मैं दूसरे आर्मी कमांडर से बात कर रहा हूं सैटेलाइट फोन के जरिए, मैं उससे बात कर रहा हूं, वो चीज रेडियो पे चल रही है। क्या ये चीज सही होगी? नहीं। तो इसीलिए मैंने फ्रीक्वेंसी में हमने डिवाइड करके रखा है। ठीक है, हर फ्रीक्वेंसी पे कुछ कुछ चीजें चलती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेरी लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जो आपके मैरीटाइम नेविगेशंस होते हैं ना, सैटेलाइट जो मैरीटाइम जो शिप में नेविगेशन यूज होते हैं, वो वेरी लो फ्रीक्वेंसी पे यूज होते हैं। ठीक है, फिर बेसिकली आप बोलोगे कि जो आपका एफएम रेडियो, एएम एफएम देखा है, तो एएम भी देखा है आपने, देखा ही होगा, सुना ही होगा। ठीक है, तो जो एफएम और एएम है वो आपका मीडियम फ्रीक्वेंसी पे चलता है। ठीक है, जो आपकी रेडियो टेलीफोनी, थोड़े तो आज की डेट में कुछ कुछ रेडियोस हाई फ्रीक्वेंसी पे चलने लगे। पहले के रेडियोस जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी पे चलते थे, आज के रेडियोस थोड़े से कुछ हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी पे चलने लगे हैं। ठीक है, और इसके बाद जैसे आपको सेल फोन्स होते हैं या टीवी होता है या फिर जीपीएस सिस्टम होता है, ये अल्ट्रा हाई पे चलता है। समझ में आया? अब कई बार होता है जैसे आपके जो बेसिकली आपके जो आर्मी कॉन्वर्सेशंस होते हैं या रडार वडार होते हैं, ये सब आपके सबसे एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीमली हाई पे चलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमली हाई पे चलते हैं। ये चीज समझ में आई? हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मेन चीज है ये वाले पार्ट से। ठीक है, ये वाले पार्ट से आपको पता होना चाहिए। इसमें सारी सैटेलाइट्स रहती हैं। ठीक है, इसमें सारी सैटेलाइट्स रहती है। अब इसको मैं अगर और अच्छे से डिस्क्राइब करूं तो इसमें बहुत सारे फ्रीक्वेंसी बैंड्स रहते हैं। आपको बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल है, फंस जाओगे। मुझे खुद नहीं आता है ये सब भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले करते हैं। अब जो हमें
काम की चीज है ना वो KU और KA बैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इनमें हम जब कम्युनिकेट करते हैं तो क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। वैसे तो मैं जैसे फुल कोर्स में तो मैं हर चीज के बारे में कराऊंगा, बट अभी क्रैश कोर्स में हम ये करेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया एलीज में आपने जो बात करी है ना, ये यही होता है कि उस समय सिक्योरिटी नहीं रहती थी, समझ में आया। अब अगर मैं उस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसमिट ही नहीं कर रहा हूं तो कोई मुझे पकड़ ही नहीं सकता, आप समझ रहे हो। जैसे कमेंट आया है कि मतलब आप समझ रहे हो कि जो चैनलाइज कम्युनिकेशन होते हैं, या फिर आप समझो जो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं ना कि आप ये समझो कि जो सिक्योर रहने चाहिए वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे आपको करने ही नहीं मिलेगा। जब करने ही नहीं मिलेगा तो आप उसको कैच भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो KU और KA बैंड के बारे में पढ़ना है हमें। अच्छा, GSLV बाद में छूट गया था, GSLV Mark 3 में बता दूंगा। KU बैंड क्या होता है, 12 से 18, बस रट लो, 12 से 18 गीगाहर्ट्ज में ये ऑपरेट करता है। जो आपकी डायरेक्ट टू होम सर्विसेज होती है ना, DTH सर्विसेज, ये याद रखना। DTH जो अपना लाइव, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला, वो सारी चीज जो है वो KU बैंड से आती जाती है। जो KU बैंड में सैटेलाइट होगी ना, जैसे मुझे अगर जो DTH की सैटेलाइट है ना, वो जो छतरी होती है वो एक तरफ होती है, वो एक तरफ जिस सैटेलाइट की तरफ करती है ना, वो सैटेलाइट KU बैंड में काम करती है। बस ये पता होना चाहिए आपको, कुछ नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए KU बैंड में डायरेक्ट टू होम होता है। टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, ये सारी जो चीजें होती है ना, ये KU बैंड में होती है, ठीक है। और एक चीज और याद कर लो, ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम फ्रीक्वेंसी L, फिर S, फिर C, फिर X, फिर KU, फिर K और फिर KA की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं पूछेगा, बट ये थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है। KU बैंड की फ्रीक्वेंसी, KU बैंड की फ्रीक्वेंसी 12 से 18 के बीच में होती है, और KA बैंड की फ्रीक्वेंसी 26 से 40 के बीच में होती है। इतनी डेप्थ में आपने पढ़ा था कभी? कमेंट सेक्शन में बताओ कि इतनी डेप्थ में पढ़ा था कभी, समझ में आया। अब KA बैंड की क्या होती है, 26 से 40 गीगाहर्ट्ज होती है। अब आप ये समझो जो कम्युनिकेशन होंगे ना आर्मी के, वो कभी भी इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं होंगे। जब इस फ्रीक्वेंसी पे नहीं होंगे, आपकी सैटेलाइट वो पकड़ ही नहीं पाएगी। जो छतरी लगी रहती है ना D2H की आपके घर पे, वो छतरी कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो सिर्फ 12 से 18 के बीच में ही पकड़ती है। 12 से 18 के बाहर हुआ वो पकड़ेगी ही नहीं, ऐसी आवाज आने लगेगी, समझ में आया। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो होती हैं, जैसे इंटरनेट सर्विसेज होती है, अब देखो इंटरनेट और सैटेलाइट जो D2H है, D2H में क्लियरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप खुद समझ रहे हो, जो आपका टीवी है D2H क्या है, केबल सर्विसेज है, डायरेक्ट टू होम। अब डायरेक्ट टू होम में मुझे क्लियरिटी चाहिए, क्लियरिटी KU बैंड में ज्यादा आती है। लेकिन स्पीड जो है, स्पीड चाहिए रहती है क्या आपको? टीवी चलाने के लिए कोई स्पीड चाहिए? एक ही स्पीड चाहिए बस, आपको सिर्फ एक स्पीड चाहिए, वो KU बैंड में मिलती है। KA बैंड में स्पीड ज्यादा मिलती है, क्वालिटी कम मिलती है। तो इसीलिए जो आपके मिलिट्री नेटवर्क्स होते हैं ना कुछ, वो KA बैंड में होते हैं। मैंने बताया ना थोड़े एंड की तरफ होते हैं। KA बैंड में आपका बेसिकली कंज्यूमर ब्रॉडबैंड है, जैसे हम और आप जो यूज कर रहे हैं, मिलिट्री जो यूज करती है, वो सब इसके अंदर आता है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, वो सब इसके अंदर आता है, ठीक है, KU बैंड के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा GSLV Mark 3 के बारे में बता देता हूं। ये सबसे लेटेस्ट लॉन्च व्हीकल है, इसको फैट बॉय बोला जाता है, इसरो का फैट बॉय, ये याद रखना, इसको इसरो का फैट बॉय बोला जाता है। ये 10,000 किलो तक लोअर अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, या 400 किलो तक, 4000 किलो तक, सॉरी, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में ले जा सकते हैं, ठीक है। ये इसकी टेक्नोलॉजी सेम है, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेम है। 3 स्टेज इंजन होता है, लिक्विड, सॉलिड और क्रायोजेनिक, ठीक है। सेम क्रायोजेनिक इंजन इसमें भी होता है, लेकिन ये हमने इंडिजिनियसली, मतलब हमने खुद बनाया है इंडिया में, ये याद रखना। पहले हम रॉकेट्स भी बाहर से लेते थे, समझ में आया। तो और आने वाले 2 बड़े मिशन है ना, चंद्रयान और गगनयान। गगनयान में ह्यूमन जाएंगे स्पेस में, तो वो गगनयान मिशन, क्या इंडिया ने कभी कोई फ्लाइट भेजी है स्पेस में? याद रखना कि इंडियन और इंडिया ने, इंडियन तो सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला है, क्या कोई इंडिया या इसरो की कोई फ्लाइट है जिसमें कोई आदमी ऊपर गया हो? नहीं है। वो गगनयान होगी 2022 में, और वो GSLV Mark 3 जो गगनयान होगा ना, गगनयान एक सैटेलाइट टाइप की होगी, उसमें हमारे असली में लोग जाएंगे, ठीक है, और वो GSLV Mark 3 की हेल्प से होगी, याद रखना। फ्रीक्वेंसी बैंड्स हो गया,
ये सब लिख लेना, कुछ नहीं है, फालतू की चीज है, ठीक है। तो 1975 में सबसे पहले हमने आर्यभट्ट लॉन्च की थी, देख लिया। 1993 में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आया। 2001 में जीएसएलवी आया। 2008 में हमने पीएसएलवी C11 की थोड़ी सी अचीवमेंट है ये, पीएसएलवी C11 पे चंद्रयान 1 लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से। ये याद रखना कौन सा लॉन्च व्हीकल था जिसमें चंद्रयान 1 गया था, पीएसएलवी C11। C फॉर चंद्रयान, C फॉर चंद्रयान, ऐसा याद रख लो, ठीक है। ये चीज समझ में आई। 2013 और 14 में हमने मार्स ऑर्बिटर मिशन किया। 2017 में मैं आपको बता चुका हूं 104 सैटेलाइट्स हमने एक बार में भेजी थी, किसमें, पीएसएलवी C37 में। और 2019 में हमने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, किससे, जीएसएलवी से ही, मार्क 3 से, जीएसएलवी मार्क 3 से ही गया था, ठीक है। अब छोटी छोटी सैटेलाइट्स के बारे में, अब इस सैटेलाइट को अगर मैं पढ़ने जाऊंगा ना तो 15 मिनट लग जाएंगे, यहां मैं एक एक मिनट में आपको करा दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, एस्ट्रोसैट क्या है, ध्यान रखना, ये इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था। और जैसे बेसिकली आप समझो, एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान मिशन है जिसका उद्देश्य एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में आशिकीय स्रोतों के साथ एक अध्ययन करना है। समझ में आया। अगर मैं अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, अगर मुझे ये रेज देखनी है, अगर मैं ऊपर जाऊंगा, देखो क्या होता है, मतलब मैं, ये सैटेलाइट ऊपर जाएगी, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये, याद रखना। और ये पूरा रिमोट सेंसिंग मतलब फोटो खींचने वाली, थोड़ा ऐसा याद रखो, सिर्फ फोटो नहीं खींचती है, बट ये याद रखो, रिमोट सेंसिंग मतलब सेंस कर रही है। जो सेंस करेगी तो पास में ही तो रहना पड़ेगा सेंस करने के लिए। फोटो खींचना एक सेंस करना होता है, एक इमेज बनाना सेंस करना होता है। तो याद रखना, एस्ट्रोसैट ने क्या किया, फोटो खींचना चालू किया। तो एस्ट्रोसैट पहली सैटेलाइट थी रिमोट, मतलब वन ऑफ द फ्यू स्टार्टिंग की जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी, वो क्या की, ऊपर गई और उसने क्या चालू किया, एक्सरे कहां कहां पर है, अल्ट्रावायलेट कहां कहां पर है, ये कैप्चर करना चालू किया। क्यों? क्योंकि जहां एक्सरे है वहां पे कुछ इश्यूज होने के चांसेस हैं, अल्ट्रावायलेट है वहां कुछ इश्यूज होने के चांसेस है, हम खेती को चेंज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू, वो सब जो भी था। बट एस्ट्रोसैट का काम क्या था, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी, फर्स्ट डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन था ये, बस ये याद रखना। दूसरी बनी कार्टोसैट, ठीक है। कार्टोसैट काय के लिए गई थी, स्टीरियोस्कोपिक मिशन के लिए गई थी, ठीक है। अब आपको हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए। इमेज तो मैंने एस्ट्रोसैट से करना, खींचना चालू कर दिया था, अब ऑब्वियसली लालच तो है, तो अब मुझे हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए थी। तो हाई क्वालिटी की इमेज के लिए मैंने कार्टोसैट जो सीरीज थी ना, इसमें बहुत सारी आई है, कार्टोसैट एक नहीं है, बहुत सारी 1S 2S इस टाइप से होंगी, ठीक है। तो जो इमेज है ना, इमेज खींचने के लिए मैंने कार्टोसैट का यूज किया, ये सेकेंड लेवल था। इसके बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है, VVIMP। इसके बाद क्या किया, मुझे एक तीसरी चीज पता करनी थी, रास्ते। आपने जीपीएस का नाम सुना है, गूगल मैप्स का नाम सुना है? गूगल मैप्स किससे लिंक्ड रहता है? जीपीएस से लिंक्ड रहता है। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है। समझ में आया? तो यूएसए ने सारे, अब देखो, रास्ते अगर कैप्चर करने हैं तो फोटो खींचनी पड़ेगी, आपको फोटो खींचनी है तो आपको पास में रहना पड़ेगा। तो समझ में आया, जीपीएस क्या है? रिमोट सेंसिंग का पार्ट है। इतने डेप्थ, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, फील कर पा रहे हो कि नहीं? जब तक कमेंट सेक्शन में नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं पानी वानी पी लेता हूं तब तक, थोड़ा जल्दी बताओ, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और मुझे एक चीज सिंपल सी ये चाहिए आपकी तरफ से कि थोड़ा सा बताओ यार कि क्या चीजें हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पीड ज्यादा तो नहीं लग रही है, ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, बता ही नहीं रहे हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में यार, एक दो ठो लोग रिप्लाई करते हो। चलो देखो, अब होता क्या है समझो, यूएसए, तुम खुद सोचो कि जीपीएस है, जीपीएस को पास में रहना पड़ेगा फोटो खींचने के लिए। रास्तों की फोटो कौन खींचेगा? गाड़ियां चल रही हैं, आ रही है, जा रही हैं, इसका हिसाब कौन रखेगा? जीपीएस को पास में रहना पड़ेगा। पास मतलब रिमोट सेंसिंग, एक सेंस कर रहा है ये, जो सेंसिंग है ये बेसिकली अर्थ पे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इंडिया क्यों नहीं बना सकता है जीपीएस? कठिन है भाई बनाना जीपीएस, सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो। जस्ट अ सेकेंड, अब समझो, खुद समझो कि क्या चीज है। जीपीएस बनाना इतना आसान काम तो है नहीं, तो इंडिया ने क्या बनाया, थोड़ा सा जीपीएस, छोटा जीपीएस बनाया। तो देखो, ये जो बाउंड्री है ना, मैं रेड कलर यूज कर लेता हूं इसमें,
जो इंडिया की बाउंड्री है ना, इंडिया की बाउंड्री, सॉरी ये ऐसा है, ठीक है, इंडिया की बाउंड्री के 1500 किलोमीटर तक मैं नेविगेट कर सकता हूं IRNSS के थ्रू। ठीक है, ठीक है, नाविक नाम है इसका, नाविक नाम है। अब करता क्या है ये, जीपीएस जितना एक्यूरेट नहीं है, जीपीएस 10 मीटर की एक्यूरेसी रखता है। आप 10 मीटर समझ रहे हो, आपको जहां जीपीएस बताएगा ना कि यहां पे ये चीज है, उसके 10 मीटर के आसपास ही होगी वो। लेकिन जो नाविक है ना, ये 20 मीटर की एक्यूरेसी देता है, मतलब थोड़ा सा एरर ज्यादा है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा एरर ज्यादा है, तो ये चीज याद रखो, थोड़ी सी चीज याद रखो। IRNSS की जो एक्यूरेसी है वो 20 मीटर होती है। ज्यादा एक्यूरेसी मतलब कि खराब चीज है, कम एक्यूरेसी मतलब मैंने बोला यहां है तो यहीं है, जीपीएस बोलता है ये चीज यहां है तो इसके 10 मीटर ऊपर नीचे होगी। अगर IRNSS बोलता है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अगर ये चीज ये बोलता है, अगर ये बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 20 मीटर आगे पीछे हो सकती है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड को कवर करता है जीपीएस। जो नाविक है वो सिर्फ इंडिया को और इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर के रीजन को कवर करता है, 1500 किलोमीटर के रीजन को कवर करता है, ये याद रखना। ये चीज समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। ये 1500 याद रखना, 1500 किलोमीटर। ठीक है, और क्या होता है इसके बाद, अब ये बोलते हैं कि कैसे कवर करता है। तो आप याद रखो, क्या एक जगह से, एक जगह मैंने एक सैटेलाइट ऊपर भेजी और उसकी वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया? नहीं, 9 सैटेलाइट्स है इसमें, 9 सैटेलाइट्स है, जिसमें से काम सिर्फ 7 करती हैं। 2 जमीन पे रखी हुई हैं, ग्राउंड पे रखी हुई हैं, कभी कोई खराब हो गई तो चले जाएंगे, लेकिन है 9। अब इसमें होता क्या है, 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर, 3 उपग्रह भू स्थिर कक्षा में स्थित है, 36,000 किलोमीटर पे है, और 4 जो है वो भू समकालिक कक्षा में है, यानी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है। ये ऑर्बिट मैं पिछले बार में पढ़ा चुका हूं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा दोबारा, आपको पता होना चाहिए ये। तो जो ये चीज याद रखना, ये यूपीएससी का सवाल है, तो याद रखना 3 सैटेलाइट जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस में है, 3 सैटेलाइट भू स्थिर कक्षा में है, 4 सैटेलाइट भू समकालिक कक्षा में है, और 2 जमीन पे है, तो टोटल 9 है। एक्यूरेसी कितनी होती है इसकी, यहां पे भी हिंदी में की जगह इंग्लिश में लिखा, ठीक है। एक्यूरेसी जो होती है वो 20 मीटर होती है, ये याद रखना, जीपीएस की ज्यादा होती है। अब जैसे जीपीएस है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे जो जीपीएस है वो यूएसए का है, पता है आपको, एक क्वाजी जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम है QZSS, याद रखना ये जापान का है। ग्लोनास जो पोजिशनिंग सिस्टम है ये रशिया का है, गैलीलियो यूरोपियन यूनियन का है, और बेडू नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम BDS ये चाइना का है। ये 5 आपको याद रहने चाहिए, और छठवां याद रहना चाहिए नाविक। ठीक है, नाविक किसका है, इंडिया का है। ये 6 सैटेलाइट सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए, ये 6 सैटेलाइट सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए, ये रटे होने चाहिए। पता क्या होने चाहिए, रटे होने चाहिए, क्योंकि ये एमपीपीएससी में आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल चीज मैं आपको समझाता जा रहा हूं, रटे वाली चीज भी बता रहा हूं मैं आपको। तो 6 नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है, और मैं आपको अच्छे से बता देता हूं, याद रखना। इसको याद रखने का तरीका देखो, ये बेडू एडू जो है ना, ये चाइना के ही नाम होते हैं। ठीक है, जो असली में कंफ्यूजन होता है वो गैलीलियो और ग्लोनास में होता है। तो याद रखना, गैलीलियो जो थे ना वो यूरोप से थे, वो रशिया से नहीं थे, आप ये चीज याद रखना। और ग्लोनास में जो है, रशिया में भी 2 एस आते हैं, ग्लोनास में भी 2 एस आते हैं, तो याद रखने की कोशिश करना कि ग्लोनास जो है वो रशिया की है। ये क्वाजी जेनिथ, जेनिथ एनिथ शब्द जो है ना जापान का है, जीपीएस हमको पता है यूएसए, और नाविक तो हम समझ ही जाएंगे। समझ में आया? इसके बाद एक चीज आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो ऑर्बिट है ना उसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी होता है एक। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसने बनाया है, यूएसए ने, नासा ने, राइट? नहीं, गलत, बिल्कुल बिल्कुल गलत। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ने नहीं बनाया है, ये 2 नवंबर 2000 को लॉन्च हुआ था, 2 नवंबर 2000 को लॉन्च हुआ था, और ये 5 देशों ने मिलकर बनाया है, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, कनाडा, जापान। इनकी जो स्पेस एजेंसी है ना, उस समय अगर इंडिया का इसरो होता ना, अगर टॉप पे होता तो वो भी इसका पार्ट होता, लेकिन उस समय हमने इतने डेवलपमेंट्स नहीं किए हुए थे, तो हम नहीं थे इसके पार्ट। तो यूरोपियन में यूरोपियन स्पेस एजेंसी थी, यूनाइटेड स्टेट की तरफ से नासा था, रशिया की तरफ से आर कॉस्मोस था, कनाडा की तरफ से कैनेडियन स्पेस एजेंसी थी, और जापान की तरफ से जाक्सा था।
ये 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया और 2 नवंबर 2000 को ये लॉन्च किया गया, जहां पर एक बार में कितने लोग रह सकते हैं, एक बार में कितने लोग रह सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, एक बार में कितने लोग रह सकते हैं। ठीक है, जितने भी हो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पेस स्टेशन है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, ये इसका लाइफ स्पैन अब खत्म हो गया, ये अब वापस आएगा और अब दूसरा स्पेस स्टेशन जाएगा। तो अब चाइना अकेले ने एक स्पेस स्टेशन बनाया है, उसका नाम बताओगे? शायद टी से स्टार्ट होता है उसका नाम, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, शायद टी से स्टार्ट होता है उसका नाम, ये चीज याद रखना। ठीक है, टी से स्टार्ट होता है उसका नाम, बट आपको पता होना चाहिए कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अभी था ये नीचे आएगा। ठीक है, इसकी लाइफ खत्म हो रही है और चाइना एक अकेले की दम पे एक स्पेस स्टेशन बता रहा है, उसका नाम बताना है आपको। ये 5 नाम आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसकी उससे बनता है। अब रिमोट सेंसिंग क्या होती है आपको बता दिया। रिमोट मतलब दूर, रिमोट मतलब क्या होता है, कोई चीज यहां है, मैं यहां से उसको कंट्रोल कर रहा हूं। तो अगर अर्थ यहां है, यहां से मैं उसकी फोटो खींच रहा हूं, उसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। अगर मैं अंतरिक्ष में ऊपर जाता हूं तो मैं बड़े चीजों को, आप जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा एरिया को देख पाओगे, है ना। तो इसीलिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स थोड़ा पास में ही होती है बाकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के कंपैरिजन में, तो ये पूरे उसको देख पाती हैं। ठीक है, तो जब इन सब की शुरुआत होती है तो भास्कर नाम की एक सीरीज आई थी, वो सबसे शुरू की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स थी। भास्कर सीरीज जो थी ना 1979 और 1981 में, भास्कर 1 और भास्कर 2, ये सबसे पहली रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स थी। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स थी। और एक सैटेलाइट थी जो पूरा सिस्टम, अब देखो अगर मुझे पूरे अर्थ को कवर करना है या एक पूरे एरिया को कवर करना है तो क्या होगा, एक पूरे एरिया को कवर करना है तो क्या होगा, खुद सोच के बताओ। खूब सारी सैटेलाइट चाहिए, तो खूब सारा सैटेलाइट सिस्टम चाहिए अब मुझे। ठीक है, टैंगोंग, वेरी गुड, टैंगोंग इज द राइट आंसर। जो चाइना बना रहा है टैंगोंग नाम है उसका। ठीक है, स्पेस स्टेशन। अब भास्कर 1 और भास्कर 2 है, ये जो है आपको सिंपल सा पता होना चाहिए कि ये सबसे पहली थी, लेकिन IRS-1A 1988 में जाने वाला एक सैटेलाइट सिस्टम था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नहीं थी, सैटेलाइट सिस्टम था, 3-4 सैटेलाइट का एक सिस्टम था। तो IRS-1A 1988 में हमने पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम भेजा और वो यूज होने लगा। पहले की सैटेलाइट तो ट्रायल होती है ना, जो ऑपरेशनल थी वो IRS-1A था। ठीक है, ये कुछ नाम है। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको बता रहा था ना, देखो मैं आपको कुछ चीज बताता हूं। अगर आ गया कि ओशियन सैट इज व्हाट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कुछ भी आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये कुछ नाम है। ठीक है, जो सैट एट में है ना, ये तो याद रखना कि ये जो है ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग है। रिसैट, कार्टोसैट, ओशियन सैट, रिसोर्स सैट। लेकिन मेघा, ठीक है, मेगा या मेगा है, मेगा, सॉरी मेगा ही है ना हमारा, ये तो मेगा ट्रोपिक्विस और सरल सैटेलाइट, ये दो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। ये दो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। समझ में आया। इसके अलावा क्या होगा कि मैं आपको एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में आपको सारी सैटेलाइट्स पता होंगी कि स्टूडेंट सैटेलाइट कौन सी होती है, ये बाकी सैटेलाइट्स कौन सी होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कौन सी होती है। ज्यादा नहीं है, कम ही है। ठीक है, 4-5 ही याद रखना है। मिशन, नासा के बड़े मिशन कौन कौन से हैं। ठीक है, इसरो के बड़े मिशन कौन कौन से हैं, इसरो, नासा, इसरो के दूसरे देश के साथ मिले हुए बड़े मिशन कौन कौन से हैं, ये सब भी मैं आपको एक PDF दूंगा, उसमें आपको मिल जाएगा। अब स्पेस डेब्रिस क्या होता है, कचरा होता है। कचरा निकालने के लिए हम ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे। कचरा निकालने के लिए जो मिशन है याद रखना, एल्सा डी, स्टारशिप, नियो, ये 3 मेजर मिशन हैं जो स्पेस में जो कचरा है उसको निकालने के लिए। इसरो ने भी एक मिशन लॉन्च किया, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा क्या करता है, जैसे मान लो कि ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट के रास्ते में अगर कोई कचरा या आप समझ रहे हो कि कोई कबाड़ टाइप का आ रहा है और तो उससे भिड़ सकती है, तो उसकी वार्निंग देने के लिए प्रोजेक्ट नेत्रा है। याद रखना, प्रोजेक्ट नेत्रा क्या है, ये भारतीय उपग्रहों के लिए मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। ये चीज याद रखना। नेत्रा मतलब देखना, देख रहा हूं मैं कि सामने से कुछ आ रहा है, इस वजह से इसका नाम नेत्रा रखा गया है। ठीक है, केसलर सिंड्रोम क्या होता है, पढ़ लेना। केसलर सिंड्रोम क्या कहता है, मान लो कि एक कचरा है, एक कबाड़ है, कबाड़ आके टकराएगा सैटेलाइट से, सैटेलाइट से 2 नया कबाड़ बनेगा। ये तीनों कबाड़ मिलके 10 नए कबाड़, 50 नए कबाड़, लाखों नए कबाड़ बनाएंगे और इतना कबाड़ बन जाएगा कि जो अर्थ है ना, अर्थ है वो अर्थ बेसिकली, अर्थ क्या करेगा, बेसिकली अर्थ ही अपनी एक्सिस से हिल जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये नासा के एक साइंटिस्ट
डोनाल्ड केस्लर ने 1978 में दिया था, और ये बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत सही बात है। जितना ज्यादा कचरा होगा उतना ज्यादा पंचायतें होंगी, उतना ज्यादा भिड़ेंगे, उतना ज्यादा कचरा बनेगा, उतना ज्यादा कबाड़ बनेगा, और भिड़ेंगे और कबाड़ बनेगा, और एक समय अर्थ ही टकराने लगेगा इन कबाड़ से। समझ में आया? इन कबाड़ का इतना वेट हो जाएगा कि ये अर्थ को हिलाने लगेंगे, अर्थ के ग्रेविटेशन को हिलाने लगेंगे। समझ में आया? तो इसीलिए 1978 में डोनाल्ड केस्लर ने नासा के जो थे केस्लर सिंड्रोम दिया। तो याद रखना, केस्लर सिंड्रोम किससे रिलेटेड है? आसमानी कचरे से रिलेटेड है। तो अब जो स्पेस एजेंसी है, नासा, आर कॉस्मोस, इसरो, ये सब इस पे ध्यान दे रही है। हमने तो ये नहीं किया है। हम तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हम तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो चीज हमारी सैटेलाइट के उसमें आ सकती है, जो हमारी सैटेलाइट के रास्ते में आ सकता है, पानी जो हमारी सैटेलाइट के रास्ते में आ सकता है, उस चीज का पता लगाते हैं। ठीक है, उस चीज का पता नहीं, जो देखो क्या होता है, दो चीजें होती है प्रोजेक्ट नेत्रा में। एक देख के वार्निंग देना होता है, एक डिस्ट्रॉय करना होता है। डिस्ट्रॉय करने का काम क्या होता है? हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम ग्रेविटी कम करते, ग्रेविटी पुल करते हैं। ग्रेविटी पुल की वजह से जो गोल गोल घूम रहा है ना, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है, और उसको इतनी तेज स्पीड से लाते हैं, तो क्या होता है कि वो जल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, जो फालतू की पुरानी सैटेलाइट्स है, पुराने लॉन्च व्हीकल जो आसमान में चक्कर खा रहे हैं, उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर स्पीड से लाना है कि वो जल जाए। क्या मस्त टेक्नोलॉजी नहीं है? ये चीज अब हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, केस्लर सिंड्रोम क्या है मतलब आपको पता होना चाहिए। मतलब बेसिकली आप समझो, हर साल 12 ऐसे फालतू के इवेंट्स होते हैं कि टकरा रहे हैं, फिर और बन रहा है, और बन रहा है, और बन रहा है। तो ये आपके सामने एक इमेज लगी हुई है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट जो न्यूज डली हुई है इसरो की वेबसाइट पर, यह है कि 14 फरवरी 2022 यानी अभी एक महीने पहले ही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C52 ने, ये नाम याद रहनी चाहिए क्योंकि ये लेटेस्ट है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को भेजा है। कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा में है जो। ठीक है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, स्पेस सेंटर से हमने एक PSLV C52 नाम की एक व्हीकल भेजा है, जो कौन सी सैटेलाइट को लेके गया है? EOS, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को। ये याद रखना। ठीक है, ये मिशन के बारे में इसरो की साइट पे सबसे पहले दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब क्या है? सब ऑर्बिटल मिशन है, ये याद रख लो कि ये एक सब ऑर्बिटल मिशन है। ठीक है, जो कौन से लॉन्च व्हीकल से जाएगा? एक नया लॉन्च व्हीकल आ रहा है, LMV3। ठीक है, LMV3, ये याद रखो, लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है ये। ठीक है, लेटेस्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। और अब ये क्या करेगा? केयर मॉड्यूल को जो है आसमान में घुसाएगा। ठीक है, केयर मॉड्यूल को आसमान में घुसाएगा। इसके बारे में मैं अभी तो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वैसे बहुत कुछ है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। अब दो चीजें जरूरी हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना, अब हम बना रहे हैं, इतना सारा हमने पढ़ा, इतनी सारी सैटेलाइट बना रहे हैं, इतना सारा लॉन्च व्हीकल है, तो आपको नहीं लगता कि हमें उसको बेचना चाहिए? तो दो विंग बने। पहले बना एंट्रिक्स। तो याद रखो, सितंबर 1992 में इसका गठन हुआ था। इसका गठन क्यों हुआ था बताओ? इसमें इसका गठन हो चुका था, तो ये दूसरी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्यों आई, वो मैं बताता हूं आपको। सबसे सिंपल सी चीज है, सितंबर 1992 में हमने एक एंट्रिक्स बनाई। एंट्रिक्स का बेसिकली एम क्या था कि जो प्रोडक्ट्स है ना, जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली, मतलब जैसे सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उनके लिए बनाया कि हम एज इसरो में हम ये करते हैं, इसरो में हम वो करते हैं, इसरो में हम ये करते हैं, हम आपको सैटेलाइट भेजनी है, हमारे थ्रू भेजो, हम इसरो में ये करते हैं। तो ये मार्केटिंग करता था। अब क्या हुआ है? ठीक है, आप बोलता था पहले, ये बोलता था कि लाओ सैटेलाइट मैं भेजूंगा, मेरे पास ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है। एंट्रिक्स वो डिपार्टमेंट था। ठीक है, और ये इसरो के अंदर आता था मार्केटिंग करने के लिए। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने क्या बोला? एक काम करो, तुम्हें लॉन्च व्हीकल चाहिए, हम देंगे। तुम्हारी सैटेलाइट हमें मत दो। 1992 में हम क्या करते थे? किसी को दे नहीं सकते थे लॉन्च व्हीकल, इतनी टेक्नोलॉजी, इतना प्रोडक्शन नहीं था। ठीक है, अब हमने क्या किया है? अब हमने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाई है, जिसमें हम बेचेंगे सामान, हम बेचना चालू करेंगे। ठीक है, इसमें और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड और एंट्रिक्स में ये फर्क है। एंट्रिक्स बेसिकली मार्केटिंग कंपनी थी, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड बेसिकली प्रोडक्ट कंपनी है। आपको PSLV चाहिए, हम देंगे, हम देंगे। तो दोनों में डिफरेंस नहीं बता पाते, बहुत लोग नहीं बताते, बहुत सारे टीचर्स नहीं बता पाते, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है, तो एंट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड के बारे में पता होना चाहिए आपको, दोनों क्या है। ठीक है, दोनों सरकारी है। आने वाले जो मिशन है वो आपको गगनयान 1 आने वाला है, आदित्य L1 आने वाला है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। मैं ये वाली यूनिट यहां पर भी पूरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन यहां पे सिर्फ क्रैश कोर्स है। ठीक है, पूरी यूनिट बेसिकली
एग्जाम ओरिजिनल ऐप पे रिकॉर्डेड वीडियो 1 साल के लिए मिलेंगे, 300 क्वेश्चंस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको एग्जाम ओरिजिनल ऐप पे, ठीक है। और चैट सपोर्ट भी मिलेगा 24 आवर्स। कोई भी डाउट हो आप चैट में डालोगे, आपको मतलब रात में तो ऑब्वियसली नहीं, बट दिन में कोई भी डाउट होगा ना, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाता है। सिर्फ 1250 रुपए का कोर्स है ऑफर में, 4 दिन में इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपका मन है आप वो ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारा एनिमेशन भी लग रहा है, क्रिएटिव वीडियोस भी बना रहे हैं हम। सिर्फ 1250 में आप यूनिट 7 पूरी कर सकते हो, जिसके बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो ये 4 है। आदित्य L1 क्या करेगा, जो सोलर है ना, सोलर के जो कोरोना होता है ना, जो सन का बाहर की फ्लेम होती है उसको कोरोना बोलते हैं, उसको पढ़ने के लिए हम एक मिशन लॉन्च करेंगे आदित्य L1। L1 क्या है, L1 लैग्रांजे पॉइंट है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और चंद्रयान 3 की तैयारी भी चल रही है। तो ये 4 मेजर मिशन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो यहां पे कोर्स खत्म होता है। आई होप आपको मजा आया होगा। ये 1 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा लेक्चर हो गया है, बट ठीक है, काफी हमने कवर कर लिया। यही चीज 3 घंटे में कवर कराऊंगा मैं मेन कोर्स में। कौन सा, यूनिट 7 का फुल कोर्स में। मैं बोलूंगा जरूर इस कोर्स को लो, मैं खुद पढ़ा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैं ही पढ़ा नहीं रहा हूं, MPPSC रैंक 1 संपदा मैम ने इसको डिजाइन करने में हेल्प की है, MCQs में हेल्प की है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्वालिटी इससे बेटर आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पढ़ के देख लो, मैं तो गारंटी दे रहा हूं, आप पढ़ के देख लो। क्वालिटी, कंटेंट देना एक चीज होती है, समझाना अलग चीज होती है यार, ठीक है। यूनिट 9 पेपर 2 जो सीसैट का पेपर है, इस पे हम फुल लेक्चर ला रहे हैं, सीसैट के लिए फुल लेक्चर्स ला रहे हैं। आप वो कवर अप कर सकते हैं, वो भी शायद मैं खुद पढ़ाऊंगा। मेरा मैथ्स तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, MPPSC 2022 के लिए, MPPSC 2022 के लिए एक फुल कोर्स आ रहा है। समझ में आया, MPPSC 2022 के लिए एक फुल कोर्स आ रहा है, ठीक है, जो ज्यादा महंगा नहीं है। उसमें आपको 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। फिजिकल स्टडी मटेरियल की 10 किताबें मिलेंगी और 400 से ज्यादा घंटे का वीडियो लेक्चर मिलेगा। और उस कोर्स को डिजाइन करने में संपदा मैम और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने मदद की है। पढ़ाने के लिए मैं हूं, बाकी फैकल्टीज है। तो आपको मजा आने वाला है। और वो कोर्स मैं बता रहा हूं, हमारा पहला कोर्स होगा वो फुल कोर्स। उसमें इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूं ना मैं, जिसकी आपको हद भी नहीं है। डेप्थ में क्लियरिटी के साथ पढ़ाऊंगा और कम से कम 4 सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। उनमें से 10 में से 4 यूनिट, 5 यूनिट मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कोर्सेज लो, मेहनत लगती है यार बहुत। कोई और डाउट हो तो पूछो। ग्रेट अमित दुबे, आई एम ऑल्सो फ्रॉम जबलपुर। थैंक यू सो मच स्नेह रतन, ठीक है। चलो, तो आई होप कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी मैंने कवर अप करा दिया है। देखो आपको जिससे पढ़ना है पढ़ लो, आपकी चॉइस है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। हमारे कोर्सेज जो है ऐप से काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं, ठीक है, और उनके रिस्पॉन्स शायद बहुत ज़्यादा अच्छे रहे। तो आपका मन है, अगर आप लेना चाहो, हमारी सिर्फ 650 रुपये की टेस्ट सीरीज़ है। ये जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है ना, इसमें 3000 क्वेश्चन है, ठीक है। 3000 क्वेश्चन ही नहीं है, उनके PDF सोल्यूशन है और हर सोल्यूशन में 4-4 इन्फॉर्मेशन है। तो आप समझ रहे हो, आपको 12000 MCQ की पावर मिलती है सिर्फ 650 रुपये में। आपके करियर से बड़े हैं क्या 650 रुपये या 1250 रुपये, या इनफैक्ट 20-22 हज़ार रुपये भी आपके फुल कोर्स। मैं बता रहा हूँ, शायद आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स में से होगा। क्योंकि उसका रीज़न है कि क्वालिटी आपने देख ली है कि क्वालिटी कैसी है पढ़ाने की, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के पढ़ा दिया, वी नो द टॉपिक्स और हम डेप्थ में घुस के पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको डिज़ाइन, एक होता है पढ़ाना, टीचिंग, जो आई होप आपको शायद मेरी पसंद आ रही होगी जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ, तभी तो आपने देखा लेक्चर। लेकिन उसमें क्या पढ़ाना है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बताएंगे, तो कितना बढ़िया नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट से करवाई है, टीचिंग उनसे कराइए जो टीचिंग करने का वे पैशन रखते हैं। समझ में, जैसे मैं 3 लोग और हम पढ़ाएंगे। स्ट्रैटेजी डिजाइनिंग जो है कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स करेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कम पढ़ाऊंगा मैं और बार बार पढ़ाऊंगा। और सिर्फ 100 बच्चे चाहिए मुझे अगले साल MPPSC 2020 के लिए, और उन 100 के 100 का निकलवाऊंगा मैं, ठीक है। चलो, with this note I'll end the lecture. Thank you, all the best. Hope you have been a great audience. लिंक ऑफ योर एप्लीकेशन आपको इस बेसिकली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। फैक्ट्स को रिटेन करना, देखो मैं बता रहा हूं, फैक्ट्स को रिटेन करने के लिए आपको लॉजिक बैठाना पड़ेगा। आपको PSLV C35 याद हो गया होगा, ग्लोनास का रशिया लॉन्च किया, ये याद हो गया होगा,
ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कुछ चीजें ऐसे होती है ना, मैं बता रहा हूँ कम पढ़ोगे ना अपने आप फैक्ट्स रटे जाने पड़ेंगे, रटने लगेंगे। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। हमारा जो 3 केयर मॉड्यूल होता है वो यही होता है, सबसे पहले हम एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, सोल्यूशन में वो बताते हैं। सेकेंड, हम क्रिएटिव वीडियोज बना रहे हैं जिसमें हम आपको वो चीज रिवाइज कराते हैं। और मेन कोर्स जो रहेगा, जैसे ऐसे लेक्चर्स रहेंगे या बोर्ड्स पे जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम पढ़ाएंगे क्रिएटिव वीडियोस, 2-2 मिनट के वीडियो से रिवाइज कराएंगे, एमसीक्यू में फिर से रिवाइज कराएंगे। तो 3 वे से आपको इम्पिंज करते हैं, आपको याद रह ही जाएगा। हाँ, ये यूनिट मैं ही पूरी एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। अरे मैं साइंस का हूं यार, मैं नहीं तो मतलब समझो यार, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ। चलो, आई विल एंड द लेक्चर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस।